नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय लेकर आते हैं, साथ ही योजनाओं के बारे में भी बताते हैं। लेकिन आज का हेलो किसान बहुत विशेष है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आज पेश किए गए बजट के बारे में। तो इस बजट में गाँव और किसानों के लिए क्या है और कृषि के क्षेत्र के लिए क्या कुछ किस तरह की सौगातें मिली हैं, कैसे इससे नई दिशा मिलेगी कृषि के क्षेत्र को, स्टार्टअप को लेकर क्या कुछ इस बार बजट में अनाउंस किया गया है। इसके अलावा किसानों की एक और समस्या रहती है, उनका ये कहना है कि लागत लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये लागत कैसे घटे, कृषि ऋण की किस तरह की व्यवस्था की गई है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय भी यही है, कृषि बजट 2023। अगर बजट से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल करने का नंबर नोट कर लें, आप टोल फ्री नंबर देख सकते हैं 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा एक और व्यवस्था हमने आपके लिए बनाई है, अगर आपका कॉल नहीं लगता तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और लाइव हम आपके ईमेल्स को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। ईमेल आईडी आप नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। तो चाहे आप मेल करें या फिर आप हमें कॉल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और आज का विषय यही है, कृषि बजट 2023, यानी आज का जो बजट पेश किया गया है उसमें कृषि के क्षेत्र के लिए किस किस तरह की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया है और कैसे ऐसे इससे किसानों को लाभ मिल सकता है। और अगर आपके भी कोई सवाल है, इस बजट के बारे में कुछ और समझना चाहते हैं तो हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। और आज के विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर खेमचंद जी हैं, सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप भी प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो बिल्कुल हम बारीकी से समझेंगे बजट के बारे में। और देखिए, हमारा मकसद यही है कि किसान समझे कि उसके लिए क्या सरकार कर रही है, किस तरीके से उस तक लाभ पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है, लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब तक हमारे किसान इन योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे, इनको नहीं समझेंगे, जाहिर सी बात है तब तक उसका वो लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। और यही मकसद भी रहता है डीडी किसान का कि आपसे जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, आपसे जुड़े हुए जो कदम है, उनके बारे में आप जागरूक हो, अवेयर हो। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज के विषय के बारे में आपको बहुत विस्तार से हमने बता दिया है और अब बजट पर हम चर्चा करते हैं। तो सर, सबसे पहले डॉक्टर रंजन, किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? खासतौर पर देखिए, अब पहले इतनी चर्चा नहीं होती थी। आम बजट में हम टैक्स स्लैब की बात करते थे, लेकिन अब वो दौर आ चुका है जब कृषि के क्षेत्र की भी इस पर काफी निगाहें रहती है। और अब किसान, जिसे हम समझते हैं कि बजट से उसका क्या लेना देना, लेकिन बजट को लेकर अब किसान भी बहुत उत्सुक रहता है और वो जानना चाहता है, समझना चाहता है कि उसके लिए, उसके खेत के लिए, उसके परिवार के लिए इस बजट में क्या है। जैसा कि आप विगत वर्षों में देखते आ रहे हैं, भारत सरकार कृषि को अच्छी करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती रही है। वो सभी स्कीम्स जो पिछले साल लागू थी वो भी अभी चलते रहेंगी। उसमें थोड़ा सा मूलचूल परिवर्तन करते हुए कुछ नई स्कीम लेकर आई है, जो कि खेती, फसलों की खेती, ये हॉर्टिकल्चर की खेती, मछली उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री, सब में फायदे करेगी। सबसे बड़ा चीज किया गया है कि किसानों की ऋण की व्यवस्था जो है उसको इस साल 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 18 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया। बिल्कुल, जिससे सभी किसानों को, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री वाले हों, चाहे मछली वाले हों, चाहे फसल वाले हो, चाहे हॉर्टिकल्चर वाले हों, सबको लोन मिलेगी। इसमें ज्यादा फोकस एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज पर दिया गया है, किंतु सभी किसानों के लिए उपलब्ध है जो भी इसको लेना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? हाँ, जैसे अभी हमारे साथी नलिनी जी ने बताया, पहले जो ये लोन की सुविधा थी वो पशु जो पालते हैं, हमारे पशुपालक हैं और मछली पालन करने वालों के लिए नहीं थी। पिछले 3-4 साल से इसको इस क्षेत्र में भी लागू किया गया। और इस बार विशेष रूप से वित्त मंत्री ने ये बात बोली है, इसके अंदर 20 लाख करोड़ रुपए जो ऋण की सुविधा किसानों को दी जाएगी, उसमें फोकस उनका पशुपालन और मछली पालन के ऊपर रहेगा। इसके अलावा जो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अभी
जो खेती-बाड़ी की जो या पशुपालन का तरीका बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। किसानों को भी जो नई नई आविष्कार हो रहे हैं और मार्केट की जो जानकारी है वो सब टाइम से मिले। अभी आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं या हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, उनकी वेबसाइट्स हैं, उनके चैनल्स हैं, जिसके थ्रू उनको इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन अभी इसमें गवर्नमेंट अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, जिससे कि सारी जानकारी किसानों को अपने आजकल हर किसान अपना मोबाइल स्मार्टफोन रखता है, जी। तो उनको आराम से मिल जाए। तो उसमें काफी इनका सरकार जी, का बिल्कुल, यानी इसे और सरल और सुगम और हर एक किसान तक, चाहे वो बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो या भूमिहीन किसान हो, डिजिटल इंडिया जो हम बात कर रहे हैं या फिर डिजिटल किसान जो बात कर रहे हैं, वो एक इंटरफेस जो है वो और किसानों तक पहुंचने वाला हो, उन्हें और बेहतर तरीके से समझाने वाला हो। इसके लिए जो पूरा ढांचागत जो तैयारी है उस पर भी इस पूरे बजट में फोकस किया गया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं ये रिपोर्ट। The agricultural credit target will be increased. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 के लिए बजट पेश किया। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि ये बजट किसानों के लिए खुशियों भरा होगा, और हुआ भी वही। केंद्र सरकार ने किसानों की हर जरूरत का ध्यान इस बजट में रखा। सरकार ने मछली पालन के क्षेत्र में पीएम मत्स्य संपदा योजना को और मजबूत बनाते हुए इससे जुड़ी नई उपयोजनाओं में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है। साथ ही कृषि ऋण लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया। इस कृषि ऋण में पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मछली पालन पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा। वहीं कृषि में स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग की सौगात भी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप्स के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश में वैकल्पिक उर्वरकों को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 20,700 करोड़ का निवेश होगा। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज के हमारे पहले कॉलर हैं विपिन हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से हमें कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते, हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। मैम मेरे 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि आज जो वित्त मंत्री जी ने श्री अन्न योजना की शुरुआत की है, ये क्या है, इसके बारे में मुझे विस्तार से जानना था। और दूसरा सवाल ये था कि सम्मान निधि के बारे में काफी उम्मीद थी कि कुछ बढ़ाया जा सकता है, तो क्या आगे चल के हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बढ़ेगा कुछ महीनों बाद। और तीसरा सवाल ये था कि जो केसीसी के अंतर्गत 20 लाख करोड़ कर दिया गया है, तो ये जो ऋण मिलता है किसानों को, ये बैंक देती है या फिर सरकार देती है, इसके बारे में मुझे। अच्छा, ऋण जो अभी इस बार बजट की बात की गई है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं ना? ठीक है, तो पहला श्री अन्न के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, श्री अन्न जो है वो वही अन्न है जो वर्षों से हम खाते आ रहे हैं, और ये पोषक अनाज, मोटा अनाज, मिलेट्स जिसे हम कहते हैं, एक नई योजना के तहत अब इसे और प्रोत्साहित किया जाएगा। तो विपिन जी, बारी बारी से आपके सवाल लेते हैं। सर, सबसे पहले तो श्री अन्न की जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शक को समझाए, क्या है ये? श्री अन्न जो मोटा अनाज हमारा है उसी को श्री अन्न का नाम दिया है। बीच में इसको न्यूट्री सीरियल का नाम भी दिया गया था। भारत देश जो है ये विश्व में दूसरा बड़ा एक देश है पूरे विश्व में जो इसका उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और अनुसंधानों से ये पता लग चुका है कि इसकी जो पोषक तत्व हैं वो दूसरे अन्न से ज्यादा हैं। और बीच में हम लोग थोड़ा इसके बारे में भूल गए थे, लेकिन अब वापस से जागरूकता पैदा की जा रही है। और हमारा एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान हैदराबाद में है, जिसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसको बनाया गया है, इसमें प्रावधान किया गया, जिससे कि पूरे संसार में हमारी जो तकनीकी है उसकी जानकारी संसार में पहुंचे। और इसके अंदर उत्पादन ही अकेला नहीं है, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो सब सुविधाएं उस इंस्टीट्यूट से मिलेंगी, और वो कर भी रहे हैं, अभी वो संस्थान कर भी रहा है, जिससे कि किसानों को इसका अच्छा दाम मिलेगा। और हमारे जो उपभोक्ता है उनको भी इन जो पोषक तत्व वाली चीजें जो हैं, जो मोटे अनाज से हैं, जिससे कि आसानी से उनको पकाया जा सके,
या रेडीमेड चीजें मिल सके, ये सारे प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए इस पूरी योजना को हम एक अम्ब्रेला योजना मान लें तो ज्यादा बेहतर होगा, जहां इसको प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है कि जन जन तक पहुंचे, लोग इसका उपभोग बढ़ाएं, वहीं साथ ही इससे जुड़े हुए स्टार्टअप सामने आए, इससे जुड़ी हुई खेती का जो दायरा है, जो रकबा है वो बढ़े, किसान इस तरह के अनाजों को पैदा करने में, जिन्हें हम श्री अन्न कह रहे हैं, ज्यादा दिलचस्पी ले, और एक पूरा एक तरह से कहें मोटे अनाज को लेकर, मिलेट्स को लेकर एक एग्री इकोसिस्टम बने। सर ये सही शब्द होगा इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि किसान को जब ज्यादा इसकी उपभोक्ताओं से डिमांड ज्यादा आएगी तो किसानों को भी इसका ज्यादा दाम मिलेगा, और उपभोक्ताओं को फायदा ये मिला कि जितने ज्यादा स्टार्टअप आएंगे, जितनी इंडस्ट्री ज्यादा आएगी इसमें, तो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मजबूत होगी और उपभोक्ताओं को एक आसानी से इसके उत्पाद मिलने लगेंगे। बिल्कुल। सुरेंद्र जी एक दर्शक हमारे साथ, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे एक मत्स्य पट्टा मिला हुआ है सरकारी तालाब का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। जी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। मुझे एक मत्स्य पट्टा मिला हुआ है पोखरे का मछली पालन के लिए, तो इससे मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, लोन के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पहले दर्शक थे सागर, उनका दूसरा सवाल भी था सम्मान निधि योजना के बारे में, कह रहे थे कि उम्मीद थी कि और बढ़ेगी। तो सर इसे क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि देखिए और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, मकसद यही है कि किसान का हर तरह से सम्मान बढ़े और जो कार्य कर रहा है उसका सम्मान बढ़े, और सरकार ने अलग अलग योजनाओं के तहत ये सुविधा किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जी रंजन जी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सरकार ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाया नहीं है अभी, आगे क्या करती है सरकार जाने, क्योंकि सरकार को बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो और संसाधन लिमिटेड ही है, मैंने पैसा सरकार के पास एक लिमिट ही पैसा है, उसको या तो किसान सम्मान निधि में दे दे या दूसरे जगह खर्च करे। तो उसी पैसे से ये जो भी काम कर रहा है किसानों का सम्मान ही किया जा रहा है। जैसे आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और ये मत्स्य संपदा योजना में और 6,000 करोड़ दिया जा रहा है, कृषि लोन को बढ़ाया गया। और एक और क्वेश्चन था, ऋण की बात कर रहे थे, जो ऋण के लेकर हम बजट की बात कर रहे हैं कि उसकी राशि बढ़ाई गई है। और हमारे जो ये दूसरे दर्शक थे सुरेंद्र जी, उनका भी ये कहना था कि अगर वो बकरी पालन के लिए या पशुपालन के लिए ऋण लेना चाहते तो क्या इनके लिए अब ये सुविधा बेहतर होगी, ज्यादा होगी? और विपिन जी का भी तीसरा सवाल यही था। जी, आपको केसीसी कार्ड बन गया है तो ठीक है, नहीं बन गया है तो बनवा लीजिए, और केसीसी कार्ड से बकरी पालन हर तरह की लाइव स्टॉक के लिए वो अवेलेबल है, तो बनवा लीजिए और उससे उपयोग कीजिए। और जो भी केसीसी कार्ड पर जो लोन मिलता है, सरकार अपने नाबार्ड के थ्रू बैंकों को उतना पैसा उपलब्ध कराती है जिसके बाद वो बैंक किसानों को देते हैं। सरकार डायरेक्ट किसानों को लोन नहीं देती है, बैंक के थ्रू ही देती है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए, वो सब सरकार की ही सहमति से होता है। जी, एक ईमेल आया है हमारे पास, प्रकाश वर्मा है, इन्होंने झारखंड से हमें ईमेल किया है। ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने कुसुम योजना, सोलर योजना के लिए कोई प्रावधान किया है इस बजट में? नहीं, जो कुसुम योजना पिछले साल चल रही है वो चलती रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई घटाव बढ़ाव नहीं किया गया, किसी तरह का चेंज नहीं किया गया है। बिल्कुल। और लेकिन हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी इस बार काफी फोकस है बजट में। इसके अलावा जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसके लिए भी निवेश करने के लिए कहा गया है कि उसमें भी निवेश बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो क्लीन एनर्जी है, जिसमें सोलर एनर्जी भी आती है, उसको भी लेकर सरकार इस बार काफी प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है, और इसका ध्यान भी बजट में रखा गया है, इसका एलोकेशन भी किया गया है। और एक और ईमेल आया है, वो भी हम ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं मनोज हैं, ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द प्लान फॉर नेचुरल फार्मिंग एक्सपेंशन एंड हाउ ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। यानी जो प्राकृतिक खेती है उसको लेकर क्या योजना है इस बजट में सरकार की तरफ से, और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो इसको लेकर जो उद्देश्य है उसे हम किस तरीके से हासिल करेंगे? इसमें जो हमारा नेचुरल फार्मिंग का काफ़ी अच्छा प्रावधान सरकार ने इस बार किया है। 1 करोड़ किसानों तक इनका इसके अंदर कवर करने का प्लान है, और 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट यूनिट्स, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग की बात तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके लिए हमारे पास इनपुट ही नहीं है तो ये प्लान हमारा फेल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो खेती चली आ रही थी, बहुत पहले
अपनी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर थी, फिर केमिकल फार्मिंग आई, फिर अब नेचुरल फार्मिंग की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनपुट की कमी रह जाती है। तो सरकार ने इस बजट में 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट यूनिट की बात कही है, जो किसानों के काम आएगी, और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर करने की बात कही गई है, जिससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा। जी, नंद स्वरूप मिश्रा हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक और कॉलर, उनका भी हम सवाल लेते हैं। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो के सामने, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो किसानों की फसल जो है, ये छुट्टे जानवर, आवारा जानवर कट जाते हैं, और उसमें किसान की कभी कभी आवारा जानवरों से भिड़ंत होती है, इसमें किसान की मौत भी हो जाती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए कोई बजट में प्रस्ताव है, कुछ गुंजाइश है इसमें? जी, क्या कहना चाहेंगे नलिनी जी? सरकार ने पिछले ही बजट में हर जगह जगह पर गौशाला वगैरह बनाने का प्रावधान किया था, और वो स्कीम अभी जारी है। तो गौशाला बनाया जा रहा है और बनेंगे, जिसमें कि वो आवारा पशुओं को वहाँ रखा जाएगा, ताकि आपकी फसलों का नुकसान ना हो जी। और उसको और वायबल बनाने के लिए इस बार सरकार ने बायोगैस प्लांट लगाने का और ये अल्टरनेटिव उर्वरक बनाने का। और देखिए, प्राकृतिक खेती में भी जो गोबर है देसी गाय का, उसका बहुत महत्व होता है। तो मुझे लगता है ये भी एक पूरा सोच समझ कर इस बजट में इन सब बातों को शामिल किया गया है। नहीं, इसमें वेस्ट टू वेल्थ की बात कही गई है, जैसे नलिनी जी ने अभी बताया, गोवर्धन या हाँ, गोवर्धन की बात कही गई है। तो उसमें निश्चित रूप से हमारे जो आवारा पशु हैं, उनको कैसे उनके गोबर को भी इसमें यूज किया जाए, जिससे कि जो नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो पूरा इनपुट उसके अंदर काम आ जाएगा। तो इसकी एक वैल्यू बढ़ेगी उससे। जी, चलिए, इसी के साथ ही अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। अगर आपके कोई भी सवाल है, इस बजट की बारीकियों को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, आपके लिए, कृषि के लिए इस बजट में क्या है, बिल्कुल हमें कॉल करें। दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद रहेंगे। आपकी कॉल्स और ईमेल्स का भी हमें इंतजार रहेगा। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाइव आपके सवालों को, जो कि आप हमें ईमेल के माध्यम से भी भेजते हैं, उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और आज के हेलो किसान का ये विशेष अंक है, जिसमें हम आज के बजट की बात कर रहे हैं, गाँव किसान और बजट पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट में गाँव के लिए, किसान के लिए, कृषि के लिए क्या कुछ है। चलिए, एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अमरेंद्र कुमार है, जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया है। अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है। हाँ जी, हमारा ये सवाल है कि ये जो 1,60,000 का प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं केसीसी का, हेलो जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, वो तो बैंक देती नहीं है, और हम लोग के गांव में बैंक है, ग्रामीण बैंक, जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित है, और इसको जो 10% कमीशन देता है, तो वो लोन चुकाए नहीं चुकाए, उसको तो लोग देते हैं केसीसी। हम लोग जो जेन्युइन हो, ज्यादा खेती करते आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है अमरेंद्र जी? किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना? नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? माने आखिर मान लीजिए कई साल से हम लोग बैंक से बने हुए थे, खाली खाताधारी, और इसका क्या है, कोई है क्या कोष्ठ निवारक? ठीक है, इनकी यहाँ पर एक शिकायत है। तो खेम जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड इनका
नहीं बना है, कुछ शिकायतें भी हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं इन्हें। हालांकि अब तो हर चीज आप डिजिटल कर सकते हैं, जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होती है। जी हाँ, जो किसान भाई ने शिकायत की उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये भारत सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है कि किसानों को, जो अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा तो आप वहाँ के जो लोकल मनी लेंडर्स होंगे उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर ब्याज आपको राशि लेनी पड़ेगी अपनी खेती में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर कोई बैंक अधिकारी ऐसी कर रहा है तो आप वहाँ का जो कृषि विभाग है, नोडल अफसर है, उससे बात कीजिए और रिटर्न में एक लिखित में शिकायत कीजिए इसमें। और एक जो पत्र जो है वहाँ आप कृषि विभाग के आला अधिकारियों को भी लिख सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी जब से डिजिटल इंडिया का जमाना आ गया है, जानकारी बहुत तेजी से फैलती है और उस पर एक्शन भी सरकार लेती है। जी नलिनी जी, क्या कोई ऑनलाइन पोर्टल भी है जिसमें किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? ये जानकारी मुझे नहीं है ऑनलाइन पोर्टल, बट किसान सूचना केंद्र है, उस वहाँ से सूचना जो भी चाहिए ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर आपके साथ आपको लगता है कि कुछ उचित नहीं हो रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं और आप अगर वैसे पत्राचार के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए व्यवस्था है। और देखिए अब चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, बहुत पारदर्शी हैं, जहाँ पर मकसद यही है कि सीधा पैसा किसान के पास पहुंचे और बीच में कहीं भी वो लीकेज ना हो, पैसा इधर उधर ना हो। और एक ईमेल आया है, वो हम ईमेल ले लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं और एक ऐसा ही ईमेल आया है। देखिए अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं तुरंत के तुरंत, ऐसे ही हम आपके सवाल को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सरवन कुमार है जिनका कहना है कि खेती में डिग्गी निर्माण के लिए क्या सरकार लोन देती है? जी डिग्गी निर्माण, जी मैं बता दूं। जी 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 बताइए। हाँ, जो डिग्गी निर्माण की आप बात कर रहे हैं ये सिंचाई से संबंधित है, जिससे कि जो आपका पानी है आप उसको जब जरूरत नहीं है उसमें संचय करके रखें और बाद में जब जरूरत है तो आप उसको जो है खेती में सिंचाई के लिए उपयोग करें। तो प्राइम मिनिस्टर जो कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसमें इसका प्रावधान है और आप जो आपका नजदीकी कृषि अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो पूरी स्कीम के बारे में आपको बताएंगे। पूरा जो जितने भी आपके रेनफेड एग्रीकल्चर जो असिंचित एरिया हैं जहां अभी सूक्ष्म सिंचाई की बातें चल रही हैं, तो वहां पूरा पैकेज है जिसके अंदर डिग्गी निर्माण भी है और सूक्ष्म सिंचाई के यंत्र भी हैं, जिससे कि अधिक से अधिक किसान जो इसका फायदा उठा सके और जब जरूरत है उसी समय अपने खेती बाड़ी में उस पानी को उपयोग कर सके। जी होरीलाल कश्यप जी एक दर्शक हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। जी होरीलाल जी बताइए क्या सवाल है? होरीलाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैडम, हाँ जी बताएं, सवाल बताइए अपना। जी मैडम मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अभी जो 2023-24 में कृषि बजट, हाँ मैडम सुन पा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि ये जो कृषि बजट पेश हुआ है 23-24 का, तो उसमें मैडम फसलों पर एमएसपी में कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा मैडम, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। इसके बारे में फसलों पे एमएसपी पर एमएसपी एमएसपी पे जाना चाहते हैं। पशुओं के एमएसपी कह रही हैं। नहीं फसलों के एमएसपी, फसलों की एमएसपी अलग बजट में नहीं पेश की जाती है, अलग से पेश किया बताया जाता है। हर एक रबी या खरीफ फसल के पहले, बोने के पहले उसको अनाउंस करती है गवर्नमेंट। तो इसमें इसका कोई जिक्र नहीं होता है, कभी नहीं जिक्र होता है। जी बिल्कुल। और देखिए फसल से पहले बोनस भी कई बार दिया जाता है, तो सीजन के हिसाब से एमएसपी अलग अलग फसलों के लिए घोषित की जाती है और उसमें किस फसल में कितना बोनस दिया गया है तो वो उसका समय भी अलग अलग होता है। और हम इसकी जानकारी दूरदर्शन किसान पर देते हैं, जब फसलों की एमएसपी को लेकर अनाउंसमेंट होते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको दूरदर्शन किसान के माध्यम से मिल जाती है। लेकिन सर ये बताएं कि इस बजट में नलिनी जी खासतौर पर किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसके लिए किन किन बातों को आपको लगता है कि फोकस में रखा गया है? फोकस में अच्छी दाम मिलने के लिए जरूरी है कि किसान को जानकारी हो, कहाँ बाजार, किस बाजार में क्या रेट चल रहा है, उसकी जानकारी किसान के पास हो तभी बेच सकेगा। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रही है उसमें किसान को मार्केट का सूचना भी मिलेगी, किस मार्केट में क्या प्राइस है, ताकि किसान वहां बेच सके। एक और चीज किया गया है कोऑपरेटिव के तरफ, पैक्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और वहां पर पैक्स को मल्टीपर्पस एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में
डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर स्टोरेज की फैसिलिटी भी डेवलप करी जाएगी ताकि किसान वहाँ अपने फसल को वहाँ स्टोर कर सकें। और जब फसल का मूल्य ज़्यादा हो, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब हम कटाई करते हैं फसलों की तो उस समय मूल्य बहुत कम हो जाता है और किसान औने पौने दाम में बेचना पड़ता है जब उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं रहती है तो किसान वहाँ अपना सामान रख सकता है और बाद में जब भी मूल्य अच्छा हो बेच सकता है। जी जी सर। इसी तरह पिछले बजट में वेयर हाउस बनाने के लिए AIF के तहत सुविधा दी गई थी। कोष भी है। तो उससे भी वेयर हाउसेज बने हुए हैं, उसमें भी किसान अपना उत्पाद रख करके और लोन ले सकता है, जो अब जब अच्छा मूल्य हो तो बेच करके अपना लोन चुकता कर सकता है। एक कॉलर है प्रमोद कुमार है, आइए इनका सवाल लेते हैं। प्रमोद कुमार जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। प्रमोद कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी प्रमोद जी, बताइए क्या सवाल है। मैं ये पूछ रहा जी, जैसे ये बहुत आता है जी, बकरियों पर लोन लेते हैं, ये किसानों के लिए भी है या मजदूरों के लिए भी है जी? किस पर लोन चाहिए आपको? जी, मत्स्य पालन के बारे में जानना चाहते हैं कि मत्स्य पालन को लेकर किस तरह का प्रावधान है, उसमें लोन की क्या व्यवस्था है। जी खेमचंद जी, क्या बताना चाहेंगे? इसमें सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम इस बार लेके आए हैं। पिछले बार भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी जिसमें काफ़ी बड़ा फंड दिया गया था। इस बार भी उसी स्कीम में 6000 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान किया गया है। पूरा वैल्यू चेन डेवलप करने की बात कही गई है, जिसमें हमारे जो मछुआरे हैं या मछली पालक किसान हैं जो किसी भी क्षेत्र में मछली पालन कर सकते हैं, तो वैल्यू चेन इसलिए ज़रूरी है कि ये पेरिशेबल कमोडिटी है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो एक मछली पैदा होने से लेके उसका ट्रांसपोर्ट, फिर उसका जो अलग अलग बाजार में जाना, एक कोल्ड चेन डेवलप करना या उसका एक्सपोर्ट करना, तो पूरे एक सेक्टर को डेवलप करने के लिए सरकार जो है 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो मछली पालन करने वाले किसान हैं उनको फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, मत्स्य पालन हो और साथ ही डेयरी फार्मिंग हो या फिर खासतौर पर वो किसान जो कि ऐसे पशुओं का पालन करना चाहते हैं जिससे एक तरह से कह सकते हैं अंडा और मांस के लिए, तो उसके लिए भी ध्यान रखा गया है इस बजट में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं सर, जैसे कि हम कृषि स्टार्टअप की बात कर लेते हैं। देखिए, इस पर इस बार बहुत ज़्यादा फोकस है और प्रधानमंत्री की बात करें या फिर जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट में इसका जिक्र किया है। तो कृषि स्टार्टअप कैसे इस आने वाले समय के दौर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है? जी खेम सर। हाँ, कृषि स्टार्टअप जब से मोदी गवर्नमेंट पिछले 2014 में आई, उसके बाद से स्टार्टअप की काफ़ी तेज़ी से बातें होने लगी। और हमारा कृषि क्षेत्र जो है इसमें एक हम लोग बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि जो मान लो 100 लोग खेती में लगे हुए हैं, उनकी ज़रूरत वहाँ नहीं है, वहाँ से कुछ लोगों को प्रोसेसिंग सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में रोजगार दिया जा सकता है। तो स्टार्टअप एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे कि हमारे खेती बाड़ी, और इस बार बजट में इसके लिए प्रावधान भी किया गया है एग्री स्टार्टअप्स के लिए। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्टअप नई नई चीज़ें लेके आते हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलों के हिसाब से, पशुपालन के हिसाब से, मछली पालन के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट डेवलप करना, उसको प्रोसेस करना, क्योंकि हमारा जो उपभोक्ता है उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जी। अभी जो शहरीकरण बढ़ रहा है तो काफ़ी चीज़ें रेडी टू ईट है, पैक्ड आइटम ऐसे हैं कि आप तुरंत उसको कम से कम समय में उसको पका के खा सके। तो ऐसे के लिए स्टार्टअप नए नए इन्वेंशन करते हैं और तो सरकार ने काफी इसमें प्रावधान किया है। और हमारा युवा वर्ग जो है उसके अंदर कौशल विकास की योजनाएं भी चलाई गई हैं, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो लोग इंटरेस्ट लें, काफी सीखें, कौशल विकास सीखें। और हमारे जो किसान भाई हैं जिनको गांव में रोजगार नहीं मिल सकता है, तो उनको उसी खेतीबाड़ी में इतना रोजगार नहीं मिलता है। तो ये जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां खुलेंगी और स्टार्टअप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, उनका आय भी बढ़ेगी इससे। जी, एक ईमेल आया हमारे पास, अमन कुमार जी हैं दर्शक, इन्होंने हमें अमेठी से मेल किया है। ये कहते हैं कि अपने घर में ये 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो क्या इन्हें सरकार की योजना से किसी तरह की छूट या अनुदान प्राप्त हो सकता है इसके लिए? जी सर, नलिनी जी क्या बताएं? कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पे
अनुदान है, ये आप वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं वहाँ मिल करके इसके संबंधित बात कर सकते हैं और जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके आप अनुदान ले सकते हैं। इसके लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है, जो पिछले साल की गई थी वो अभी भी चल रही है और चलती रहेगी कुछ दिनों तक। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप भी बहुत सारे जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपके ईमेल्स और आपके कॉल्स का भी इंतजार है। जरूर कॉल करें और जानें बजट के बारे में विस्तार से। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अगर आपके कोई सवाल है बजट से जुड़े हुए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और साथ ही आपकी कॉल से ईमेल्स के अलावा अगर और भी कोई सवाल है जो कि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भी आपके लिए मंच खुला हुआ है। हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। और अब सर, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने कृषि स्टार्टअप पर बात की, उससे पहले एक कॉलर है, पहले हम उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, भाराव जी है जिन्होंने नांदेड़ से हमें कॉल किया है। हेलो हेलो, जी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैडम, सरकार की स्कीम रहती ना जो, तो क्रॉप लोन जो रहता ना खेत का, तो मैंने लिया था, तो नांदेड़ वो बैंक का चुकता किया, तो बाद में मेरे को बैंक नहीं लोन दे रही। किस चीज का लोन लिया था आपने पहले? खेती का लिया था। लोन लिया था आपने, और वो लोन अपने समय पर चुकता कर दिया? चुकता कर दिया तो नहीं दे रही बैंक। अभी बारिश होने के बाद मेरा प्रॉब्लम आ गया था कि खेत का तो मिर्ची थी। जी, तो बारिश की वजह से। अच्छा, आपका कहना है कि आपको दोबारा से लोन नहीं मिल पा रहा है, ये सवाल है ना? नहीं दे पा रही। अच्छा ठीक है, नलिन जी, क्या वजह हो सकती है? क्या ऐसा होता है कि एक बार आपने लोन लिया है और सही समय पर चुकता भी कर दिया, तो कोई कुछ स्पैन होता है कि उसके उस दौरान दोबारा मिलेगा कि नहीं? मतलब मैं आपसे सब जानना चाह रही हूँ। नहीं, जो जितना लिमिट है उस लिमिट तक तो ये ले सकते हैं, क्योंकि जो लिमिट है, यदि मान लीजिए 1.5 लाख का लिमिट, इनको 1.5 लाख का मिला है और ये 50,000 लिए हैं, 50,000 फिर ले सकते हैं, 1 लाख और ले सकते हैं, 1.5 लाख तक ले सकते हैं। किंतु 1.5 लाख होने के बाद उसको जब तक लौटाएंगे नहीं, उनको मिलेगा नहीं। लेकिन कह रहे हैं इन्होंने लौटा भी दिया और अब इनको दोबारा लोन नहीं मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे कुछ और बात हो सकती है, कोई और समस्या? ये क्या बात है, वो आपको विभाग, उन्होंने बैंक से बात करने पर ही क्यों नहीं दे रहे हैं, ये जानकारी वही दे पाएंगे। कुछ तो होगा मसला, पहले का कुछ
लोन नहीं जमा कर पा रहे होंगे, वो सब चीजें होंगी। जी बिल्कुल। तो देखिए बैंक में जाइए, बात कीजिए कि क्या वजह है, क्यों उन्हें लोन नहीं दिया जा रहा है, और हो सकता है कोई और गड़बड़ी हो तो उसे दूर करने का प्रयास करें। बिल्कुल ये आपका अधिकार है और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आइए, आपका हक है, जरूर जाएं और जानने का प्रयास करें। और इस बात करते हैं प्राकृतिक खेती पर, क्योंकि प्राकृतिक खेती को लेकर के भी इस बजट में भी काफी हम देख रहे हैं कि ध्यान दिया गया है। तो खेमचंद जी, प्राकृतिक खेती आपको क्या लगता है कि किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कृषि में और प्राकृतिक खेती में विशेष तौर पर जो समस्या आ रही थी कि जो देसी गाय के गोबर से बने हुए इनपुट्स हैं, अगर आप प्राकृतिक खेती करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन अगर आपके पास ये इनपुट्स नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा इनपुट्स की इसमें जरूरत नहीं होती है, तब भी ये एक समस्या थी। तो आपको लगता है इसका समाधान हुआ है इस बजट में? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बायो रिसोर्स इनपुट की बात की गई है, इसमें 10,000 यूनिट लगाने की बात इस बजट में कही गई है। ये 1 करोड़ किसानों को जो है प्राकृतिक खेती में जोड़ना चाहते हैं इस बजट के माध्यम से। और दूसरा, प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो हमारा उत्पाद भी होगा उसके सर्टिफिकेशन का भी एक प्रावधान है, जो पहले से सरकार ने एक एजेंसी बना रखी है जिसमें इसका सर्टिफिकेशन किया जाता है। और जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जा रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग ऐसे उत्पादों का उपभोग ज़्यादा करना चाहते हैं जो प्राकृतिक खेती से या ऑर्गेनिक फार्मिंग से आए हुए हैं। और उसके लिए एक बहुत बड़ा वर्ग तेजी से ऐसे शहरों में आ रहा है जो उसके लिए ज़्यादा दाम देने को भी तैयार है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने एक सही समय पर ये एक घोषणा की है और इस तरह के उत्पादों की जो है काफ़ी डिमांड भी है। और निश्चित रूप से हमारे किसान भाई जो इस प्राकृतिक खेती में आएंगे उनका प्रति यूनिट जो खर्चा जो खेती का है वो भी कम होगा, अच्छे क्वालिटी के उत्पाद पैदा होंगे, उपभोक्ताओं को अच्छा उत्पाद मिलेगा। और एक एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा मार्केट है इसका, प्राकृतिक खेती के उत्पादों से विदेशों में, यूरोपियन देशों में या अमेरिका वगैरह में इसकी डिमांड है। तो ज्यादा एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे तो उसका निश्चित रूप से फायदा पीछे हमारे किसान भाई हैं उनको इससे मिलेगा। जी, एक कॉलर है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? बलराम यादव है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कॉल किया है। जी नमस्कार। पहला सवाल तो ये है कि मुझे एक सरकारी मत्स्य पट्टा मिला हुआ है। जी, सरकारी मत्स्य पट्टा मिला हुआ है जो नीलामी के दौरान मुझे मिला था जी। उससे मुझे लोन मिल सकता है क्या मत्स्य पालन? ठीक है, पट्टे पर ली गई जमीन पर क्या लोन मिल सकता है? नलिनी जी, क्या ये संभव है? क्या इसकी व्यवस्था होती है? संभव ये सब व्यवस्था की गई है। पट्टे पर हो, सरकार से पट्टे पर लिया गया हो, किसी और से पट्टे पर लिया गया हो, उसका सही कागज हो तो उस कागज के आधार पे हम लोन ले सकते हैं। क्योंकि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम लेकर के आई हुई है। स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं। तो आप स्टेट गवर्नमेंट में जो भी मत्स्य पदाधिकारी हैं जिले के, उनसे मिले और जो भी कार्रवाई है वो पूरा करके आप लोन ले सकते हैं, अपना मछली पालन का काम कर सकते हैं और फायदे कमा सकते हैं। जी, और एक हमारे साथ दर्शक हैं जिन्होंने ईमेल किया है, शाहबुद्दीन खान है, ये जानना चाहते हैं क्या मोटे अनाज के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे? जी खेमचंद जी, क्या बताना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि ये वर्ष जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सरकार ने घोषित किया है मोटे अनाज के लिए, न्यूट्रिशियल्स के जी, अभी श्री अन्न का नाम दिया गया है। तो इसमें जो हमारा संस्थान है हैदराबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च करके, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक जो दर्जा देने की बात कही गई है। तो इसमें स्पेशल फंड्स भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अच्छी क्वालिटी का बीज, जो मोटे अनाज का बीज है वो किसानों को मिल सके, ऐसा इसमें प्रावधान। और देखिए बागवानी के लिए भी इसमें हमने देखा कि बजट में स्वच्छ पौध के बारे की योजना भी है। और मोटे अनाज के अलावा बागवानी के अंदर भी सरकार ने जो एक हमारी जो हाई वैल्यू जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उद्यान की फसलें जो हाई वैल्यूज की हैं, उसके अंदर भी, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे उद्यानिक फसलें जो होती हैं उसमें उसकी पौध का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि एक बार आपने गलत पौध लगा दी तो, क्योंकि ये 15, 20, 25, 30 साल तक पौधे चलते हैं, तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सरकार ने सोच समझ के स्कीम लेके आए हैं कि अच्छी क्वालिटी के नर्सरी के पौधे जो उद्यानिक फसलों के जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं किसानों को मिल सकें, तो अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। तो मिलेट्स के अंदर भी, मोटे अनाज में भी, उद्यानिक दोनों में किसानों को इससे फायदा होने वाला है। पंचाल जी एक दर्शक जिन्होंने ईमेल किया है, ये पीएम मत्स्य संपदा योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। नलिनी जी क्या बताना चाहेंगे? पीएम मत्स्य संपदा योजना जो इस साल लॉन्च की गई है, इसमें सरकार
सिर्फ मछुआरों को ही नहीं, मत्स्य पालक किसानों को भी और छोटे छोटे जो उद्यमी हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे आइस प्रोड्यूसर हैं, नेट बनाने वाले हैं, बोट बनाने वाले हैं, या फिर पैकेजिंग करने वाले हैं, या फीड और सीड बनाने वाले हैं, अलग अलग जो भी उसमें लगे हुए हैं, सबके लिए सरकार उसमें कुछ करने जा रही है। सबको सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। वो तो केसीसी के थ्रू आप लोन ले ही लेंगे, किंतु उनको तकनीकी और इस तरह का कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा उसमें, ताकि वो पूरा कंप्लीट वैल्यू चेन बन सके। और क्योंकि ज़्यादातर जो श्रिम्प, खासकर श्रिम्प जो है, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ उसका कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो एक्सपोर्ट मार्केट मीठे पानी में भी करने को लेकर काफी मीठे पानी और खारे पानी दोनों में श्रिम्प की खेती हो रही है। जैसे खारे पानी में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मीठे पानी में कम है। तो उसके लिए सरकार हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है इस मत्स्य संपदा योजना के तहत जी। और भी सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए वो जो हम फीड वगैरह इंपोर्ट करते थे, तो उस पे कस्टम ड्यूटी कम किया है सरकार ने जी। फीड के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी कम किया है, ताकि हम फीड सस्ता में दे सके किसानों को। फीड का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, दाना का जो खर्चा रहता है जो खरीदते हैं किसान। तो देखिए इस बात को भी सरकार ने समझा है और इसको भी ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुन्ना राम जी हैं, राजस्थान से उन्होंने हमें कॉल किया है। मुन्ना राम जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। मुन्ना राम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, जी मुन्ना राम जी, सवाल बताएं। मुन्ना राम जी, मेरा किसान कार्ड नहीं बना हुआ है। आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है, ये आप कहना चाहते हैं? मेरा मैडम किसान कार्ड नहीं बना हुआ है, तो मैं लोन ले सकता हूँ? आपका केसीसी नहीं बना हुआ है मुन्ना राम जी? अच्छा ठीक है। खेमचंद जी, इनका जैसे कहना है कि केसीसी इनका नहीं बना है, तो क्या ये लोन ले सकते हैं? हाँ, आपके नाम से जमीन अगर है तो आप बैंक, जो आपका बैंक है वहां पर उसमें जाइए और आपके क्या क्या फसलें आप उगा रहे हैं अपने खेत के अंदर, कितना आपका खेत है, वो पूरी जानकारी जो है वो कागज आप बैंक अधिकारी को दिखाइए, तो निश्चित रूप से आपका भी किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा और आप इसका फायदा उठा सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और ये कार्यवाही में ज्यादा समय लगता नहीं है, क्योंकि ये वहाँ का जो एक निश्चित बैंक जो है, नोटिफाइड बैंक है, उसकी ड्यूटी है किसान क्रेडिट कार्ड बनाना, जिससे कि जो सरकार प्रयास कर रही है कि आप लोगों को जो लोकल आप लोन लेते हैं ज्यादा ब्याज दर, उससे मुक्ति मिल जाए। तो मेरा आपको ये सुझाव रहेगा कि आप जो बैंक की शाखा है नजदीक में आपके गांव के, वहां जाइए, अपने जमीन के पेपर ले जाइए और क्या क्या फसलें उगा रहे हैं वो भी जानकारी लेके जाइए, जिससे कि आपकी एक लिमिट बन सके कितना लोन आपको मिल सकता है, और ये सुविधा को प्राप्त कीजिए जी। एक हमारे पास ईमेल आया है, ये गौतम जी हैं हमारे दर्शक, इन्होंने ईमेल किया और कई सारे सवाल एक ही ईमेल में इन्होंने किए हैं। पहला तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इन्हें डेयरी फार्मिंग और मुर्गी पालन और इसके साथ ही फिश फार्मिंग में किस तरह से सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा इनका सवाल ये है कि किस तरीके से ये हॉर्टिकल्चर बागवानी को लेकर लाभ उठा सकते हैं, कैसे सरकार की योजना का इन्हें लाभ मिल सकता है। और तीसरा सवाल है कि मिलेट को लेकर सरकार क्या कर रही है, कैसे किसानों को सपोर्ट कर रही है। जी नलिनी जी, 3 सवाल हैं, पूरा बजट ही इन्होंने पूछ लिया। सरकार ने बहुत सारी स्कीम लाई है, तो एक तो केसीसी है, और केसीसी के बिना भी आपको लोन उपलब्ध है बैंकों से। सरकार ने इसीलिए इस साल 18 लाख से बढ़ा करके 20 लाख और कर दिया, 20 लाख करोड़ लोन किसानों को मिलेगा। और दूसरा चीज कि इस बार पशुपालन और मछली पालन पर ज़्यादा इम्फेसिस है, तो उधर लोन ज़्यादा आसानी से मिलेगा। और इसके अलावा भी सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। तो उसके लिए आपको वहाँ का लोकल जो डिस्ट्रिक्ट अफसर जो अभी हैं, उनसे मिल करके उस चीज़ के लिए आपको फ़ायदा उठाने के लिए, स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए मिलना होगा, उनसे एप्लीकेशन देना होगा और उससे फ़ायदा लेना पड़ेगा। इतना ये भी जान लीजिए कि हर किसान के लिए नहीं होता है, बट जो पहले जाएगा उसी को मिल पाएगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो आप जाकर मिलिए, स्कीम आती रहती है, फ़ायदा मिलता रहेगा।
दूसरी चीज, आप हॉर्टिकल्चर के लिए बात कर रहे थे, तो हॉर्टिकल्चर में सरकार ने, हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सारे स्कीम्स हैं अनुदान वाली, और इस साल सरकार ये बीज तथा प्लांटिंग मटेरियल के लिए स्वस्थ बीज, क्वालिटी स्वस्थ बीज, क्वालिटी स्वस्थ प्लांटिंग मटेरियल की बात करी है, जो कि हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए उपलब्ध कराने की उसके लिए बहुत काफी पैसा सरकार ने ईयर मार्क किया है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था उनका? मिलेट के ऊपर। मिलेट के ऊपर सबसे बड़ी कमी अभी है कि हमारे पास मिलेट की उत्पादकता बहुत कम है। इस कारण दूसरे फसलों से उनकी मोह बना हुआ है, उनका फायदा कम मिल पाता है। तो सरकार इसीलिए जो मिलेट अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में, उसको स्ट्रेंथन कर रही है, ताकि और इस पर अनुसंधान करके अच्छी तकनीक डेवलप की जाए, ताकि किसानों को ज्यादा उत्पादन और ज्यादा फायदा मिल सके। जी देखिए, मिलेट को लेकर सर जो पहले अभी तक जो किसानों के मन में एक आशंका बनी रहती थी कि धान और गेहूं तो हाथों हाथ बिक जाएगा, उसकी इतनी समस्या नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मोटे अनाज जैसे हम ज्वार बाजरा रागी की बात कर रहे हैं, तो ये बिकेगा कहाँ? क्या उस तरीके से इसका मार्केट होगा? क्या उसी तरीके जैसे धान और गेहूं और चने इनके जो मार्केट बनी हुई, क्या इसी तरीके से उसी सुविधा के साथ इसे बेच पाएंगे? नहीं, सरकार इस साल मोटे अनाज के खाने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी काम कर रही है। जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड नहीं होगी, मार्केट में ज्यादा प्राइस नहीं मिल पाएगा। जी। तो इसी कारण जागरूकता बढ़ाने का अभी काम कर रही है सरकार, ताकि किसानों मोटे अनाज की डिमांड बढ़ सके, मांग बढ़ सके और उनकी प्राइस ज्यादा मिल सके। जी। इसके अलावा जो डॉक्टर नलिन जी ने बताया, जो हमारा नीति आयोग है, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसे हम गेहूं और चावल एक अनुदान के रूप में या एक फ्री व्यवस्था या बहुत कम प्राइस में देते हैं लोगों को, जो है जिसमें काफी जो देश का काफी जो अनाज चला जाता है उसके अंदर, तो वहाँ भी प्रावधान किया गया है कि मोटे अनाज जो है इनको भी हमारा जो सरकारी सिस्टम में इसमें लोगों को दिया जाए। अब देख रहे हैं हम कि स्कूलों में और कॉलेजेस में वहाँ भी मिलेट्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि एक तो आपका स्वाद डेवलप हो और छात्र भी समझे कि मोटा अनाज या मिलेट्स क्या होते हैं, इसके क्या लाभ है। तो हर स्तर पर कह सकते हैं कि एक बाजार बनाने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है, ताकि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सके। मिलेट्स के लिए भी बाजार उसी तरीके से व्यवस्थित हो सके। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं बजट पर और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पूरन लाल जी हैं जिन्होंने हरदोई से हमें फोन लगाया है। जी पूरन लाल जी, बताइए क्या सवाल है। पूरन लाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ बताइए, सवाल बताएं अपना। जी सर, मैं एक बार क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कह रहा था, तो मैम उसमें बताया कि जमीन आपके पास कम है तो आपका बन नहीं पाएगा, कहने 8-10 हजार का खर्चा आएगा। तो मैम क्या हमारा बन सकता है या नहीं मैम बन सकता? किसान क्रेडिट कार्ड जाना चाहते हैं ना आप? हेलो, ठीक है जी। खेमचंद जी जैसे कह रहे हैं कि कुछ असुविधा हुई या फिर ये कहे कि इनको बताया गया कि उतनी भूमि नहीं जिस पर इनका केसीसी बन सकता है, तो इसके क्या किस तरह की जरूरतें होती हैं? एक्चुअल में ये अलग अलग प्रदेश के हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, इनको वही बैंक अधिकारी जो हैं और वहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो जो कृषि अधिकारी हैं वहाँ संपर्क करें, या कृषि विज्ञान केंद्र भी होगा वहाँ थोड़ा जानकारी प्राप्त करें कि ऐसी क्या समस्या है, कितनी जमीन, पहले तो पता नहीं कितनी जमीन इनके पास में है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो अभी हमारे देश में 80% से ज्यादा सीमांत और छोटे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। वैसे भी हमारा जो औसत जो साइज है वो 1 हेक्टेयर के आसपास ऑलरेडी आ चुका है पूरे देश का जो है। तो ये मेरे विचार समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी आप एक बार संपर्क करें, अगर वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है तो कृषि अधिकारी से बात करें या कृषि विज्ञान केंद्र में बात करें कि समस्या कहाँ पर है। और निश्चित रूप से कम जमीन होने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने। हो सकता है आपकी लिमिट कम हो, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा तो सरकार की सारी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए उसमें। जी बिल्कुल। तो एक हमारे पास ईमेल आया है, अनमोल जी ने जानना चाहा है कि छोटे किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समझना चाहते हैं कि छोटे किसानों के लिए इस बजट में क्या है। जी नलिनी जी, क्या बताना चाहेंगे? सभी चीजें छोटे किसानों के लिए भी हैं, जो बड़े किसानों के लिए हैं। जो भी इसमें स्कीम्स आई हैं, सब में छोटे किसानों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये कोई भी ऐसी जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है वो सभी किसानों के लिए इंक्लूसिव है, जिसमें छोटे बड़े मझोले सब उसको यूज कर सकते हैं और किसी में कोई भेदभाव नहीं है। मत्स्य संपदा वाली भी जो स्कीम आई है उसमें सबसे छोटे छोटे किसानों और उद्यमियों के व्यवस्था करी गई है। स्टार्टअप्स यदि आते हैं वो भी करेंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करने की भी बात की गई है। अभी भारत देश में 81 लाख महिला सेल्फ ग्रुप बन चुके हैं। इस साल सरकार उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बड़े स्तर पे ये करना चाहती है, इंटीग्रेट करना चाहती है, उनसे बड़ा इंटरप्राइज बनाना चाहती है, ताकि उनको स्टार्टअप की तरह और बड़े काम करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जैसे कि रॉ मटेरियल उनको उपलब्ध कराना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, उनकी प्रोडक्ट को बेचवाने में मदद करना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं जो सबसे छोटे किसान ही हैं, वो ज्यादातर सबसे छोटे किसान ही उसमें। ठीक है सर, एक और ईमेल आया है, ये हमारे दर्शक है अमन जी हैं, जिन्होंने कन्नौज से हमें ये ईमेल किया है और ये जानना चाहते हैं, ये अपने खेत में सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो क्या इस पे किसी तरह की सब्सिडी या मदद सरकार से मिल सकती है? खेमचंद जी। हाँ, जैसे ही पहले ही बताया गया, सोलर पैनल लगाने पर सरकार की मदद मिलती है और इसमें इसको लिंक किया गया, वहाँ के जो बिजली विभाग से लिंक भी किया गया, जिससे कि जो एक्स्ट्रा आपका जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आपको निश्चित रूप से उसका फायदा होगा और सब्सिडी भी इसके अंदर है। और काफी राज्य है इसमें। राजस्थान की बात करें, जहाँ पर सिंचाई नहीं होती है, असिंचित खेत हैं, बहुत ज्यादा इसका जो है एरिया बढ़ रहा है इसका जो है। जी मोहन पांडे हैं एक और दर्शक, जो कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2019 में रोटावेटर लिया था और उसकी सब्सिडी कह रहे हैं कि अभी तक नहीं मिली है उन्हें, तो क्या इस बजट में कृषि यंत्रों को लेकर किसी तरह का प्रावधान है? नल्ली जी। कृषि यंत्रों पे जो प्रावधान था पिछले बजट में, वो प्रावधान इस साल भी जारी रहेगा। और जो सब्सिडी के तहत यदि आपने अप्लाई किया था और आप उस लिस्ट में नहीं आ पाए तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक लिमिटेड क्वांटिटी में सब्सिडी आती है। मान लीजिए आप जिस जिले में हैं वहाँ पर रोटावेटर के लिए 50 स्कीम आई और आपका नंबर उसमें
60वां आ गया तो 50 तक लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे आपका उत्तर प्रदेश में सब्सिडी दी जा रही है जी। तो इसका ध्यान रखें कि जब भी किसी स्कीम का फायदा उठाना जल्दी है से फायदा तो उठाने का प्रयास करें। जल्दी से अप्लाई करें। पहले आओ पहले पाओ। जी ये चीजें हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इतनी विस्तार से बजट पर चर्चा करने के लिए। और बहुत सारे अच्छे सवाल भी आए। जागरूक किसान हैं जो कि बजट को इतने ध्यान से देखते हैं और समझना चाहते हैं कि उनके लिए, किसानों के लिए बजट में क्या है, और ये जानना अपने आप में बहुत सुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा कल का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है सर्दियों में पशुओं का प्रबंधन और साथ ही बकरी मेमनों में रोग व बचाव। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें आप। हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें hellokisan2015@gmail.com। इसके माध्यम से आप सवाल हमें पहले से भी भेज सकते हैं, कार्यक्रम के दौरान भी भेज सकते हैं। और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हम उपस्थित हैं। तो देखिए सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए मौजूद है। जरूर हमें फॉलो करें और अपने सवाल आप मैसेंजर के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉल सेंटर नंबर भी नोट कर ले 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान नंबर चालू रहेगा और आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और अगर आप हमारा ये कार्यक्रम शुरुआत से नहीं देख पाए हैं या फिर किसी वजह से दोबारा से देखना चाहते हैं, कुछ जानकारियां चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल हमारी YouTube ID है, इसे YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़े, जहां पर हेलो किसान कार्यक्रम देखने के अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। तो जरूर जुड़े हमारे YouTube चैनल से, उसे सब्सक्राइब करें और जो भी कार्यक्रम पसंद आए उन्हें लाइक कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।